कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपने नावल के साथ आए हैं हम असीर एक रात के बाय जिया अब्बासी। चौधरी साईं, हमें इंसाफ चाहिए। इस जालिम ने जो मेरी बेटी के साथ किया है, मैं चाहता हूँ उसकी ऐसी सज़ा दी जाए कि पूरा गांव याद रखे। वो हाथ जोड़े कर आंसू बहाते हुए अपनी 12 साल बेटी ज़ैनब के लिए इंसाफ मांग रहे थे, जिसे वजाहत शेख के बेटे शहरोज़ शेख ने अपनी हवस का निशाना बना दिया था। तुम फिक्र ना करो सराजुद्दीन, कल पंचायत में तुम्हारी बेटी को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। जाओ, तुमसे हमारी मुलाकात अब कल सुबह पंचायत में ही होगी। सगार का कश लेते हुए सख्त लहजे में बोले, जिस पर सराजुद्दीन सर झुकाए बारी होते कदमों के साथ अपने घर की जानिब चल पड़ा, जहाँ उसकी बीवी अपनी बेटी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती इसके बुखार को कम करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। क्या हुआ, क्या कहा? चौधरी साईं ने सराजुद्दीन को घर में दाखिल होते देख रशीदा ने बेताबी से पूछा। एक नज़र साथ ही बैठे अपने 22 साला बेटे अर्धशेर पर डाली, जो खुद भी बाप की जानिब मुतवज्जे था। कल पंचायत में फैसला होगा। अफसुर्दा लहजे में कहते हुए वो वहीं बिछी चारपाई पर लेट गए, जैसे मजीद और कुछ ना कहना चाहते हो। अर्धशेर ने माँ की तरफ देखा और फिर एक नज़र बुखार में तपती अपनी बहन पर डालता उठकर घर से बाहर निकल गया। सुबह के सूरज के साथ ही गांव के सभी लोग पंचायत में जमा ज़ैनब के लिए इंसाफ का इंतज़ार कर रहे थे। हर तरफ खामोशी फैली थी। सराजुद्दीन पुरुमीद नज़रों से चौधरी साई को देख रहे थे, जो अब फैसला सुनाने जा रहे थे। ये पंचायत इस फैसले पर पहुंची है कि चौधरी साई ने रुक कर एक नज़र वहां खड़े लोगों पर डाली। हर शख्स सांस रोके उनके बोलने का मुंतजिर था। वजाहत शेख का बेटा शेरोज़ शेख सराजुद्दीन की बेटी के साथ ज़्यादती का मुर्तकिब है, जिसके बदले में सराजुद्दीन का बेटा इर्दशेर सराज भी वजाहत शेख की बेटी के साथ वही अमल दोहराकर अपनी बहन के साथ हुई ज़्यादती का बदला लेगा। ये ही पंचायत का फ़ैसला है। और पंचायत के इस बदतरीन फ़ैसले पर वहाँ खड़े हर शख्स को सांप सूंघ गया। एक गुनाह सरजुद हुआ था, जिसके बदले दूसरे गुनाह की इजाज़त दी जा रही थी। भला ये भी कोई इंसाफ था? वजाहत शेख सर झुकाए खामोश खड़ा था, क्योंकि दूसरी सूरत में उसके बेटे को संसार कर दिया जाता, जो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लोगों में चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी थी। अक्सर को इस फैसले पर एतराज़ था, मगर पंचायत के फैसले के सामने बोलने की इजाज़त किसी को ना थी। ये सब क्या है बाबा साईं? अर्धशेर ने गुस्से से मुठ्ठियों को भींचे सराजुद्दीन की तरफ देखा। वो इस वक्त बस शहरोज़ शेख की जान ले लेना चाहता था, जो न जाने कहाँ छुप कर बैठ गया था। इंसाफ, अब वजाहत शेख को पता चलेगा इज्जत का लुट जाना क्या होता है। नफरत ज़दा लहजे में कहते वो वहाँ से निकलते चले गए। उनके अंदर जलती बदले की आग ने सही गलत के फ़र्क को जलाकर राख कर दिया था। पंचायत ये फैसला कैसे कर सकती है? मेरी बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। वजाहत शेख की बात सुनकर निदरत शेख रोते हुए बोली। उस वक्त वह ये भूल गई थी कि उनका अपना बेटा भी किसी की ज़िंदगी तबाह कर चुका है और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, वरना वो शहरोज़ को जान से मार देंगे। वजाहत शेख बेबसी से बोले, जबकि कमरे के बाहर खड़ी अम्मा अब्बा की बातें सुनती मुबर्रा इस फैसले पर साकित रह गई। कुछ घंटों बाद उसकी इज्जत का भी जनाजा उठने वाला था। ये बात ही उसका दिमाग मौफ कर गई थी। अम्मा अब्बा और भी कुछ कह रहे थे, मगर वो भारी होते कदमों के साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। एक जना के बदले दूसरा जना। 16 साल की मुबर्रा अब इतनी भी छोटी नहीं थी कि उन सब बातों को समझ ना पाती। क्यों किया आपने शहरोज़ भाई ऐसा? अब मैं क्या करूँगी? वो रोते हुए वहीं बैठ के करीब फर्श पर बैठ गई। माशरे में ज़्यादतीशुदा औरतों के साथ क्या सलूक होता है, इससे वो नावाकिफ़ नहीं थी। अपने गांव में ही वो ऐसी कई औरतों को देख चुकी थी, जो सबके लिए अछूत थी। कोई रिश्ते के लिए उनके घर का रुख नहीं करता था। लोगों की हकारत भरी नज़रें और जिल्लत उठाते उठाते वो तन्हा ही इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, और अब ये ही रसवाई और जिल्लत पंचायत में उसके नसीब में लिख दी गई थी। पर को जाने का कातिबे तकदीर उसके लिए क्या सोचे हुए था। रात की स्याही ने इस गांव को अपनी लपेट में ले लिया था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जब इस सन्नाटे को चीरती कदमों की आवाज़ उस गली में सुनाई देने लगी, वो चलते हुए दरवाजे के सामने जा खड़े हुए थे, जहां वो बदनसीब रहती थी, जिसकी पल बर्बाद ज़िंदगी जहन्नम बनने जा रही थी। कौन है? दरवाज़ा खटखटाने पर अंदर से भारी मर्दाना आवाज़ उभरी। सराजुद्दीन, दरवाज़ा खोलो। सराजुद्दीन की आवाज़ पर मुकाबिल ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही वजाहत शेख खड़ा था, जिसके पीछे कमरे से निकलती निदरत इन दो नफूस को देखते ही रोना शुरू कर चुकी थी।
अंदर नहीं बुलाओगे वजाहत? सराजुद्दीन की आवाज़ पर वजाहत शेख ने फ़ौरन एक तरफ होकर उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी और अर्धशेर को आगे बढ़ने का इशारा करते सराजुद्दीन गर्दन कराकर उसके पीछे ही घर में दाखिल हुए। इस सारे वक्त में अर्शक खामोश खड़ा आसपास का जायज़ा ले रहा था। वजाहत, वक्त आ गया है पंचायत के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। वो सोफे पर बैठते हुए बोले, अगर आज उनकी अपनी बेटी खुद इस अजियत से ना गुजर रही होती तो शायद वो इस किस्म की बेहिसी का मुजाहरा कभी ना करते, मगर बदले की आग ने उन्हें अंधा कर दिया था। एक बेटी के बाप होकर वो किसी दूसरी की बेटी को अजियत से गुजारने जा रहे थे। निद्रत वजाहत शेख ने अपनी बीवी को इशारा किया, जो वहीं सोफे पर बैठी बेआवाज़ रो रही थी। शोहर के कहने पर भी वो एक इंच अपनी जगह से ना हिली। मजबूरन वजाहत शेख ही बेटी के कमरे की तरफ बढ़े और चंद मिनट बाद ही सर झुकाए मुबर्रा बाप के पीछे पीछे चली आई। वजाहत शेख ने उसे न जाने क्या कहा था, जिस पर अब वो सर झुकाए सबके सामने खड़ी थी। उसे देखते निद्रत के रोने में रवानी आई। शेर सराजुद्दीन के इशारा करने पर अर्धशेर अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर मुबर्रा का बाजू दबोचते वापस उसी कमरे में ले गया जहां से अभी वो बाहर आई थी। दरवाज़ा बंद होने पर बेबसी की मूरत बने वजाहत शेख वहीं सोफे पर डह गए। बेटे की जान का सवाल ना होता तो अपनी बेटी की तरफ उठने वाली आंखें नोच लेते, मगर किस्मत के इस खेल में वो इन हाथों को ना रोक पाए जो उनकी बेटी की तरफ बढ़े थे। कितना ही वक्त गुजर चुका था जब एक झटके से दरवाज़ा खुला और किसी एक पर भी नज़र डाले बगैर अर्धशेर तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया। पीछे ही मुबर्रा फर्श पर बेहाल बैठी आंसू बहा रही थी। निद्रत तड़प कर उसकी जाने बड़ी। वजाहत शेख का झुका सर मजीद झुक गया और सराजुद्दीन फ़खरिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए खुद भी अर्धशेर के पीछे घर से बाहर निकल गए। 16 वर्ष की बाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम, सलाम ए प्यारी तेरी पहली नज़र को सलाम। दुनिया में सबसे पहले जिसने ये दिल दिया, दुनिया के सबसे पहले दिलबर को सलाम। दिल से निकलने वाले रास्ते का शुक्रिया, दिल तक पहुंचने वाली डगर को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। रात में बरसती बारिश के बायस लाहौर का गर्ल्स हॉस्टल इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था, जिसको दूर करने के लिए वह कमरे में मौजूद तमाम बत्तियां जलाती साथ साथ गुनगुना भी रही थी। लबों पर एक तबस्सुम आ ठहरा था। वो मोमबत्तियां जलाकर स्टडी टेबल पर रखती खिड़की के सामने जा खड़ी हुई। बरसात का यह मौसम उसे एक अलग ही जहां में ले जाता था, जिसमें वो खुशियों से बड़े कोसे क़ज़ा के हर रंग को अपनी ज़िंदगी में बरसता महसूस करती थी। अभी भी वो हाथ फैलाए बाहर बरसती बारिश को महसूस करती साथ साथ गुनगुना भी रही थी जब पीछे से आती आरफा की आवाज़ पर चौंक कर मुड़ी। मुबर्रा मैडम, अब आप 16 की नहीं 20 की हो चुकी हैं, फिर यह कौन सी पहली मोहब्बत को सलाम भेज रही हैं? हाथ में मौजूद टॉर्च को एक साइड पर रखते हुए मायने खिज लहजे में पूछ रही थी। पता चला अभी तक जनरेटर क्यों नहीं चला? आरफा के सवाल को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए उसने अपना सवाल दागा। ख़राब हो गया मैडम, अब कल ही ठीक होगा, इसलिए आज की रात ये मोमबत्तियाँ जलाते और मच्छरों को मारते हुए गुजारो। कहते हुए उसने हवा हाथ में चलाए पर मच्छरों को भगाने की नाकाम सी कोशिश की। ये क्या बात हुई? अगर सारी रात जागते रहेंगे तो हॉस्टल की हर लड़की कल यूनिवर्सिटी में सोती हुई मिलेगी। मुबर्रा खिड़की के सामने से हटती अब बेड पर जा बैठी, चेहरे पर परेशानी के आसार मौजूद थे। वो अलग बात है कि मोमबत्ती की मदम रोशनी में दिखाई नहीं दे रहे थे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, रात रात भर जाके पढ़ाई भी तो करते हैं। खैर मुझे तो नींद आने लगी है, मैं तो चली सोने, शब बखैर। कहते हुए वो वाकई सोने के लिए लेट चुकी। मुबर्रा ने गौर कर उसे देखा। उसने सुना था कि नींद सूली पर भी आ जाती है और आज उसने देख भी लिया। नचार वो भी अपने बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर आंखें बंद करते ही नज़रों के सामने वो चेहरा आ बसा जिसने 4 साल पहले उसे अपना सिर बना लिया था। उसने घबराकर आंखें खोल दी, फिर बेमकसद ही छत को तकती रही। तो ये तय हुआ उसके कई रात जगहों में आज की ये रात भी शामिल हो चुकी थी। अम्मा जल्दी करें, मुझे देर हो रही है कॉलेज के लिए। 16 साल ज़ैनब ने एक बार फिर बुलंद आवाज़ लगाई, जिस पर किचन में काम करती रशीदा बेगम ने घूर कर डाइनिंग टेबल पर बैठी अपनी बेसब्री बेटी को देखा। सबर नाम की कोई चीज़ नहीं तुम में। हाथ में ट्रे थामे वो किचन से बाहर आते हुए बोली, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है और मुझे ऑफिस के लिए। ज़ैनब के बराबर में बैठा अर्धशेर फ़ौरन बहन का साथ देते हुए बोला, तुमने ही बिगाड़ रखा है इसे। रशीदा बेगम अर्धशेर को घूरते हुए बोली, इसमें बिगाड़ने वाली क्या बात है? खैर छोड़ें, सारम कहाँ है? अर्धशेर ने बाल बदलने के लिए खुद से छोटे भाई के मुतालिक पूछा। वो अपने दोस्तों के साथ सुबह ही घर से निकल गया। जवाब ज़ैनब की तरफ से आया, शर्म करो, तुमसे 2 साल बड़ा है। रशीदा बेगम ने फ़ौरन टोका, भाई सही कह रही हैं अम्मा। अर्धशेर ने भी माँ की तायद की, जिस पर ज़ैनब बुरा सा मुँह बनाते हुए अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई।
मेरा नाश्ता हो गया, अब चले, मुझे कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। हाँ चलो। अर्धशेर भी हाथ साफ करता अपनी जगह से उठा और ज़ैनब के साथ घर से बाहर निकल गया। रशीदा बेगम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए उन्हें जाते देखा, फिर टेबल पर मौजूद नाश्ते के जूठे बर्तन उठाने लगे। उन्हें लाहौर आए 4 साल गुजर चुके थे। इस वाक़ये के बाद सराजुद्दीन गाँव छोड़कर बीवी बच्चों समेत लाहौर चले आए, जहाँ उनकी बहन अपने शौहर और बच्चों के साथ पहले से मौजूद थी और अब अनकरीब ज़ैनब की सास के ओहदे पर भी फाइज होने वाली थी। क्लास लेने के बाद वो दोनों कॉरिडोर से गुजरते यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में चली आईं, जहां अब भी मौसम अबरआलूद था। लगता है बारिश शुरू हो जाएगी, हमें इससे पहले हॉस्टल चले जाना चाहिए। मुबर्रा आसमान की तरफ देखते हुए बोली। ठीक कह रही हो, चलते चलते भी, वैसे भी अब कोई क्लास नहीं है। आरफा ने कहते ही कलाई पर बंदी घड़ी में वक्त देखा, साथ ही बैग उठाकर खड़ी हो गई। अब इन दोनों का रुख यूनी के गेट की तरफ था। जल्दी जल्दी कदम उठाती यूनिवर्सिटी से बाहर निकल कर अभी मजीद चंद कदम ही आगे बढ़ी चली थी कि आसमान से बारिश पानी की बौछार शुरू हो गई। उफ शिट यार, तेज़ी से आगे बढ़ती वो सड़क किनारे दरख्त के नीचे जा खड़ी हुई। अल्लाह जी, जल्दी कोई सवारी मिल जाए। सर पे बैग किए मुबर्रा परेशानी से बोली। रात भर क्या कम बारिश हुई थी जो अभी भी शुरू हो गई। हमेशा से बारिश को नापसंद करने वाली आरफा इस वक्त सख्त झिंझलाई हुई थी। देखो वो सामने से गाड़ी आ रही है। मुबर्रा ने उसकी तवज्जो दूर से आती कार की तरफ कराई जो तेज़ी से उस जानिब बढ़ रही थी। आरफा ने फ़ौरन लिफ्ट के लिए हाथ हिलाया, जिस पर वह स्याह मर्सिडीज़ सीधा इनके पास आ रुकी। कॉलेज से बाहर निकलते ही उसकी नज़र सीधा स्याह मर्सिडीज़ पर पड़ी, जिसके साथ टेक लगाए खड़ा अर्धशेर कब से इसके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। वो मुस्कुराती हुई तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी। आज कैसे आ गए आप? मौसम के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, सोचा खुद ही तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूँ। ज़ैनब के हाथ से बैग लेते साथ ही अपने आने की वजह बताई। ये तो अच्छा किया आपने, चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, बारिश शुरू होने वाली है, पहले घर पहुँचना है। ज़ैनब को फ्रंट सीट पर बिठाकर वह दरवाज़ा बंद करता हुआ खुद भी ड्राइविंग सीट पर आया, गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा ले गया। रास्ते में ही तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। अर्शद ड्राइविंग के साथ साथ ज़ैनब की बातों के जवाब देने में मसरूफ़ था। जब सुनसान सड़क पर तेज़ी से बारिश में भीगती हुई इन्हें 2 लड़कियां दिखाएगी। भाई शायद इन्हें मदद की ज़रूरत है। उनमें से एक को हाथ हिलाते देख ज़ैनब ने कहा, यहाँ सबको मदद की ज़रूरत होती है ज़ैनब, हम हर किसी के लिए नहीं रुक सकते। अर्धशेर ने संजीदगी से बोला। वो शायद रुकने का इरादा ना रखता था, पर भाई कितनी तेज़ बारिश हो रही है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इसके बाजू पर हाथ रखते हुए ज़ैनब ने इसे समझाना चाहा, साथ ही एक नज़र सामने की तरफ डाली जहाँ वह दोनों खड़ी थी। ज़ैनब के इसरार पर अर्धशेर ने मजीद कुछ भी कहे बगैर गाड़ी सीधा इन दोनों के सामने ले जाकर रोक दी। शुक्र अल्लाह का। गाड़ी के रुकते ही आरफा फ़ौरन अर्धशेर की तरफ बढ़ी, जो गाड़ी का शीशा नीचे गिरा था, अब भी सामने की तरफ देख रहा था, जबकि पीछे खड़ी मुबर्रा उसे देखते ही साकित रह गई। आसमान से बरसती बारिश, आरफा का अर्धशेर से मदद तलब करना, उसे किसी चीज़ का होश ना था। वो तो उसे एक रात में पहुँच गई जिसने इसकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी थी। चलो मुबर्रा कहाँ खो गई? हाँ नहीं, कहीं नहीं, मगर ख़ुद को वो आरफा की आवाज़ पर वो एकदम से होश में आई, मगर ख़ुद को तकती आरफा की अजीब नज़रें उसको बौखलाने पर मजबूर कर गई। बात कर ली मैंने, आ जाओ, यहीं खड़े रहने का इरादा है? नहीं, चलो। सर झुकाए वो आरफा के साथ गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठ गई। उनके बैठते ही अर्शे ने गाड़ी हॉस्टल के रास्ते पर डाल दी। बाकी का सारा सफ़र खामोशी से गुजरा। क्या उसने मुझे पहचाना नहीं? रात के 9 बजे स्टडी टेबल पर बैठी मुबर्रा असाइनमेंट पर तवज्जो देने के बजाय मुसलसल अर्धशेर के बारे में सोच रही थी। हॉस्टल वापस आने के बाद से उसकी सोच के सारे ताने बाने अर्धशेर से जा जुड़े, जो 4 साल पहले की निस्बत काफ़ी बारोबर संजीदा नज़र आ रहा था, मगर उसने एक गलत निगाह भी मुबर्रा पर नहीं डाली और यही बात उसे परेशान किए जा रही थी। क्या मैं 4 साल में काफ़ी बदल गई हूँ? उसने टेबल पर मौजूद आईने में नज़र आते अपने अक्स को देखा, जिसकी खूबसूरती का कोई भी मर्द असीर हो सकता था। नहीं, मैं तो अब भी वैसे ही हूँ, वो भी वैसे ही थे, फिर मुझे क्यों नहीं पहचाना? मैं तो इन्हें नहीं भूली, तो क्या वो मुझे भूल गए? खुद से बुरबुराती वो एक रात के बारे में सोचने लगी जब अर्धशेर सबके सामने से कमरे में ले गया। प्लीज़ अल्लाह साईं मुझे इस इंसान से बचा लें। बेड पर बैठी 16 साला मुबर्रा खौफज़दा नज़रों से अर्धशेर को देख रही थी, जो इधर से उधर चक्कर लगाता न जाने क्या सोच रहा था। कमरा लॉक करके मुबर्रा को बेड पर धकेलने के बाद वो जैसे उसे भूल ही गया। काफ़ी देर तक यूं ही कमरे के चक्कर लगाते रहने के बाद अर्धशेर ने मुबर्रा को उठने का इशारा किया और ख़ुद दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुबर्रा हैरत ज़दा सी उसकी के पीछे चल दी। जिसने कमरे में लाकर हाथ लगाना तो दूर, एक नज़र उसे देखा भी नहीं था। वो यही सब सोचती उसके पीछे चल रही थी जब एकदम से अर्धशेर मुड़ा और एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर छोड़ता ज़मीन बोस कर गया।
मुबर्रा आंसू बहाती गाल पर हाथ रखे उसे देखे जा रही थी। आंखों में हैरत की जगह अब खौफ ने ले ली। कपड़े फर्श पर गिरने के बायस बेतरतीब हो चुके थे। अर्धशेर के एक ही थप्पड़ ने उसे हाल से बेहाल कर दिया था। यहाँ से बाहर निकल कर तुम सबको यही बताओगी कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, समझी? वो उसे आंखें दिखाता हुआ बोला, जिस पर मुबर्रा ने रोते हुए फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। इसके बाद अर्धशेर तो वहाँ से निकल गया, मगर अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गया। तहमत, इज्जत और अकीदत। अर्धशेर के नाम की तहमत लिए मुबर्रा उसके साथ अकीदत जैसे एहसासात से बंद गई। एक कमरे में वक्त गुजारने के बावजूद उसकी इज्जत महफूज थी। ये बात अर्धशेर के अलावा कोई नहीं जानता था, और वो ना वो चाहती थी कि कोई जाने। वो हमेशा उसके नाम की तहमत के साथ रहना चाहती थी, जिसके सर इल्ज़ाम था उसकी इज्जत के लुटने का, जिससे उसे अकीदत थी उसकी इज्जत का महफूज रखने की, और जिससे उसे मोहब्बत थी। मोहब्बत, उसने धीरे से दोहराया। नहीं, मुझे अर्धशेर से मोहब्बत नहीं है। इस बात से बेखबर कि वो तो उस एक रात की सीर हो चुकी है। इन 4 साल में वो उस एक रात में ही कहीं कैद हो चुकी थी। रात के दूसरे पहर अपने कमरे में लेटा वो कब से बस करवटों पर करवटें बदल रहा था। पर ये अंदर का गुबार था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। 4 साल, पूरे 4 साल बाद उसने वो चेहरा देखा जिसे देखते ही उसके अंदर नफरत की चिंगारियां बिड़क उठी। उसने किस तरह खुद को काबू किया ये बस अर्धशेर ही जानता था। अपनी बहन के साथ हुई ज्यादती वो आज तक नहीं भूला था, और ना ही भूलने का इरादा रखता था। दुआ करना फिर कभी हमारा सामना ना हो, वरना अब की बार मैं क्या कर दूंगी मैं खुद भी नहीं जानता। 4 साल से कहीं छुपे वक्ती जज्बात के जेर असर वो हकारत से सोचता हुआ आंखें बंद करके एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा। इस बात से बेखबर के इंसान के वक्ती जज्बात तो उस पानी के बुलबुले की तरह होते हैं जो ज़रा सा छूने पर ही अपना नामो निशान तक खो देते हैं। छुट्टी के बायस आसिया अपने बेटे उमर के साथ आज सुबह ही सराजुद्दीन की तरफ चली आई थी। सब बड़े इकट्ठे जमा थे, जिस पर चाय का इंतज़ाम लॉन में कर दिया, और अब तीनों चाय पीते इधर उधर की बातों में मसरूफ़ थे। जब मौका देखकर आसिया ने ज़ैनब के निकाह के साथ साथ अपनी बेटी पलवशा और अर्धशेर के रिश्ते का भी जिक्र छेड़ दिया। रशीदा भाभी, मैं चाहती हूँ ज़ैनब और उमर के निकाह के साथ अर्धशेर का और पलवशा का भी निकाह कर दे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अर्धशेर को अपना दामाद बनाऊँ। वो चाय का कप टेबल पर रखती हुई बोले। मगर आसिया, ज़ैनब अभी पढ़ रही है और अर्धशेर मुझे उससे भी इस रिश्ते के बारे में बात करनी पड़ेगी। रशीदा बेगम ने कहते हुए एक नज़र सराजुद्दीन पर डाली, जो उन दोनों को नज़रअंदाज किए अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। वो वट्टे सट्टे की कायल नहीं थी, मगर ननंद को बेटे के रिश्ते के लिए इनकार करने का मतलब था ज़ैनब के रिश्ते से भी हाथ धो लेना, जो वो हरगिज़ नहीं चाहती थी। ज़ैनब के साथ हुई ज़्यादती के बाद भी उनकी ननंद भतीजी को बहू के तौर पर अपना रही थी, और ये बात ही रशीदा बेगम का सर आसिया बेगम के सामने झुकाने के लिए काफ़ी थी। हाँ, आप उससे भी बात कर लें, मुझे पूरा यकीन है वो इनकार नहीं करेगा। और रही ज़ैनब की पढ़ाई, तो बस अभी इनकार कर रहे हैं, रुखसती उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद रख लेंगे। आप क्या कहते हैं भाई? आसिया ने सराजुद्दीन को भी बीच में घसीटा। बच्चे राज़ी हों तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। सराजुद्दीन अखबार का सफ़ा पलटते हुए बोले। ठीक है, फिर आप लोगों की यही मर्ज़ी है तो मैं अर्धशेर से बात करती हूँ। रशीदा बेगम दिल पर पत्थर रखते हुए बोली। ना चाहते हुए भी वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गई। अम्मा की तबीयत तो वैसे की वैसी ही है, आप शहर में किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते? छुट्टी के बायस मुबर्रा अम्मा अब्बा से मिलने गांव चली आई, और अब कमरे में बेड पर बैठी वो परेशानी से माँ को देख रही थी, जो इकलौते बेटे की मौत के गम में बिस्तर से लग कर रह गई थी। 8 माह पहले कार एक्सीडेंट में हुई शहरोज शेख की मौत का सदमा इतना गहरा था कि अब वो अक्सर ही बीमार रहने लगी थी। कुछ बेटी का दुख था कि 20 साल की होने के बावजूद किसी ने रिश्ते के लिए उनके घर का रुख नहीं किया था। अर्धशेर के नाम की लगी तोहमत किसी को भी इस घर की दहलीज पार नहीं करने देती थी। कुछ गांव वालों की बातें भी थी, जिनसे काफ़ी अर्सा पहले दिल बर्दाश्ता होकर मुजाहिद शेख ने उसे पढ़ने के लिए लाहौर भेज दिया। शहर के डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, नहीफ सी आवाज़ में कहती निद्र शेख बेटी को देखने लगी, जो गुलाबी रंग के शलवार कमीज़ में खुद भी कोई खिलता हुआ गुलाब लग रही थी। मगर उसका नसीब तो शायद मुरझा सा गया था। उठा तो जा नहीं रहा आपसे। खाक ठीक है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, कहीं नहीं जाना। अब के वो अपनी आवाज़ में सख्ती लाते हुए बोली। अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं करें, वैसे घर में कुछ खाने को है, मैंने सुबह से नाश्ता किया था, जो सफ़र में ही हज़म हो गया। मुबर्रा ने मासूमियत से माँ को देखते हुए पूछा। मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। मैं अभी नहीं, आप रहने दें, मैं बना देती हूँ, आप आराम करें। निद्रा शेख को मना करती वो तेज़ी से उठकर कमरे से बाहर निकल गई ताकि खाने के लिए कुछ बना सके, वरना वो जानती थी उसकी माँ बीमारी में भी उठकर उसके लिए किचन में घुस जाती।
खान विला में इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे रात के खाने में मसरूफ़ थे जब शाहद खान ने आसिया को मुखातिब किया। आज आप सराजुद्दीन की तरफ गई थी, क्या हुआ? बाप की बात पर उमर ने भी सर उठाकर माँ को देखा। मैंने भाई भाभी से बात की थी और अर्धशेर और परवशा के निकाह की। भाई को तो कोई एतराज़ नहीं है, आसिया ने कहते हुए एक नज़र परवशा पर डाली जिसका नवाला मुंह तक ले जाता हाथ हवा में ही रह गया। और रशीदा भाभी, उनको तो कोई एतराज़ नहीं। शाहिद खान भी खाने से हाथ रोककर अब आसिया की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जा हो चुके थे। उन्होंने कहा है अर्धशेर से बात करके कुछ दिनों तक जवाब देती हूँ और मुझे उम्मीद है अर्धशेर इनकार नहीं करेगा। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। जब से उसे अपने और ज़ैनब के निकाह के पता चला था उसकी मुस्कुराहट थमने का नाम ले ही ले रही थी। आखिर को उसकी मोहब्बत जो उसे मिलने वाली थी। चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं, वैसे हमें भी लगता है अर्धशेर इनकार नहीं करेगा, वो एक समझदार और सुलझा हुआ लड़का है। मुस्कुरा कर कहते हुए शाहिद खान वापस खाने की तरफ मुतवज्जा हुए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आसिया ने एक बार फिर परवशा की तरफ देखा जो खामोशी से खाना ख़त्म करके अब उठ खड़ी हुई थी। मैं कमरे में जा रही, मुझे असाइनमेंट बनाना है। वो अपनी बात मुकम्मल करके सीधा कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही आसिया ने पहले एक नज़र शाहिद खान और फिर उमर की तरफ देखा जिन्होंने उसके जाने पर कोई नोटिस नहीं लिया था। अपनी छुट्टियां गांव में अम्मा अब्बा के साथ गुजारकर मुबर्रा वापस हॉस्टल चली आई थी और अब लाहौर के बाज़ार की खाक छानती वो कुछ ज़रूरत का सामान खरीद रही थी। आरफा के सर दर्द के बायस वो अकेली ही चली आई थी। सारा सामान हो गया, न जाने क्या लाने को कहा था आरफा ने। वो हाथ में मौजूद लिस्ट देखती बुरबुराती हुई बैग से मोबाइल निकालकर आरफा को कान मिलाने लगी, पर आगे से मोबाइल ही बन जा रहा था और ये भी ना मोबाइल ऑफ करके खुद गधे घोड़े बेचकर सो रही होगी। गुस्से से मोबाइल का घूरते उसने वापस बैग में रखा और सामान से फिर 2-3 शॉपर्स उठाकर शॉप से निकल गई। अब वो सड़क पर चलती किसी रिक्शा या टैक्सी की तलाश में थी। आज ही सबको गायब होना था, कोई रिक्शा टैक्सी ही नज़र नहीं आ रही। सड़क पर नज़र उतराते हुए मुबर्रा ने कोफा से सोचा। वो बस जल्द से जल्द हॉस्टल पहुंच जाना चाहती थी। अगर उसे खास ज़रूरत ना होती तो वो कभी यूँ अकेले बाजार ना आती। बेचारी थक गई। क्या हुआ मैडम, हाथ में दर्द हो रहा है तो हम मदद कर दें शॉपर्स पकड़ने में? वहाँ से गुजरते 2-3 मनचले नौजवान उसे देखते ही आवाज़ें कसने लगे। मुबर्रा उन्हें नज़रअंदाज करती अपने गिर्द लिपटी चादर को मज़ीद ठीक करने लगी। गुलाबी आँखें जो तेरी। इससे पहले उनमें से एक मज़ीद बकवास रखता पीछे से पड़ने वाले थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी। वो गाल पर हाथ रख के पीछे मुड़ा जहाँ अर्धशेर खड़ा गुस्से से उन्हें घूर रहा था। बहुत शौक है सड़क पर चलती लड़कियों को छेड़ने का। अभी वो मज़ीद इस लड़के को थप्पड़ जड़ता के अर्धशेर के ख़तरनाक तेवर देखकर वो लड़के फ़ौरन वहाँ से भाग गए। वैसे भी वो नौजवान लड़के इस लंबे चौड़े मर्द का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनके जाते ही अर्धशेर ने अपना रुख मुबर्रा की तरफ किया। तुम्हें भी बहुत शौक है इज़्ज़त को हाथ में लिए घूमने का? जी। मुबर्रा ने नासमझी से उसे देखा और वाकई अर्धशेर की बात का मतलब समझने से कासे थी। अपनी इज़्ज़त प्यारी नहीं है शायद तुम्हें, इसलिए अब सड़कों पर निकल आई हो। अपने अंदर मौजूद नफ़रत व लफ्ज़ों के ज़रिए बाहर निकाल रहा था। मुबर्रा कई लम्हे उसे गूंग सी हालत में देखती। जब बोली तो आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। मैं बस ज़रूरत के तहत निकली थी, शौक़ से नहीं। बैठो गाड़ी में, इससे पहले वाकई इज़्ज़त का जनाजा निकल जाए तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ दूँ। सख्त कटीले लहजे में कहता हुआ अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। मुबर्रा भी खामोशी से उसके पीछे चल दी। आज फिर वह उसकी हिफाजत के लिए मौजूद था। गैर होने के बावजूद अर्धशेर का साथ उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था और यही बात उसकी अर्धशेर से वाबस्ता अक़ीदत को मज़ीद बढ़ा देती थी। शुक्रिया। हॉस्टल से कुछ फासले पर गाड़ी रुकते ही वो उसका शुक्रिया अदा करने लगी। अर्धशेर ने यूं ही उस पर निगाह डाली कि ठहर सा गया। मुबर्रा की बोलती आंखें कुछ अलग ही दास्तां बयान कर रही थीं। उनमें उतरती चमक। अर्धशेर ने फ़ौरन अपनी निगाह फेर ली। जब बोला तो लहजा सख्ती लिए हुए था। जाओ जल्दी जी। मुबर्रा फ़ौरन गाड़ी से उतरकर हॉस्टल की जानिब बढ़ी। अर्धशेर उसे देखता रहा जब तक वो अंदर नहीं चली गई। मुझे क्या ज़रूरत थी उसकी मदद करने की? सर झटकर गाड़ी स्टार्ट करता वो घर की तरफ रवाना हो गया। आज सड़क से गुजरते वक्त उन लड़कों को मुबर्रा को तंग करते हुए देखना वो ना चाहते हुए भी इसकी मदद को चला आया। अच्छा मैं तुम आ गई, अभी मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मुबर्रा को रूम में दाखिल होते देख आरफा जल्दी से उठकर उसकी तरफ बढ़ी ताकि शॉपर्स ले सकें। हाँ, वो वापसी में कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी इसलिए देर हो गई। आहिस्ता आवाज़ में कहती वो शॉपर्स आरफा को पकड़ाकर बेड पर जा बैठी। सोच के सारे ताने-बाने अर्धशेर से जुड़े थे। उसकी मौजूदगी, उसका तहफ़्फ़ुज़ का इतना गहरा असर था कि मुबर्रा उसके लफ्ज़ों की तेज़ी को सिरे से फरामोश कर चुकी थी। अगर कुछ याद था तो ये कि अर्धशेर ने एक बार फिर उसकी इज़्ज़त की हिफाजत की थी और सबसे बढ़कर वो उसे याद थी। यही बात उसे सरशार करने के लिए काफ़ी थी। क्या हुआ मैडम, अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? आरफा उसे देखते हुए मायने के इस लहजे में बोली, जिस पर मुबर्रा की मुस्कुराहट कुछ मज़ीद गहरी और वहीं आरफा की दोनों आंखें फैल गईं। अर्धशेर घर में दाखिल हुआ तो सामने ही सारम सोफे पर बैठा मोबाइल में सर झुकाए मसरूफ़ नज़र आया।
अम्मा कहाँ हैं? पड़ोस में गई हैं। मोबाइल में झुके ही जवाब आया कि पानी लेकर आओ मेरे लिए। अर्शर उसे हुक्म देता अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जबकि सारा आंखों को पूरा खोले इसकी पर्स को घूरते हुए पीछे से चिल्लाया, ये मेरा काम नहीं है, 5 मिनट में पानी लेकर कमरे में मौजूद हो। अर्शर भी उसी के अंदाज में कहता अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बेड पर बैठ गया और अब वो जूते उतार रहा था। आज फिर वो मेरे सामने थी। मुबर्रा को हॉस्टल छोड़ने के बाद से मैं मुसलसल सोच रहा था। जहन बुरी तरह उलझ चुका था। जितना मैं चाह रहा हूँ उसे सामने रहूँ, उतना ही मेरे सामने आ रही है। उसने सोचते हुए बालों में हाथ फेरा। मुझे भी क्या ज़रूरत थी उसकी मदद करने की, कहीं मोहतरमा किसी खुशफहमी का शिकार ना हो जाए। अर्शर को इसकी आंखें याद आई जिनमें उसे देखते ही चमक उतर आई थी। मेरा वहम भी हो सकता है, मुझे इसके बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। उसने खुद को जुटलाया और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इस बात से इंसान की मोहब्बत या नफरत जैसे जज्बात से वाबस्ता शख्स को इंसान हमेशा अपने जहन पर सवार रखता है। ना चाहते हुए भी अर्शर मुबर्रा को ही सोच रहा था। सुबह से एक के बाद एक क्लास लेने के बाद अब वह दोनों बातें करती कैंटीन की तरफ जा रही थी जब सामने से आती परवशा की पुकार पर रुककर उसे देखने लगी। मुबर्रा, मुझे तुमसे काम था। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर पर मौजूद दुपट्टा ठीक करते उसने पूछा। यार सर वासफ ने जो टॉपिक समझाया था, क्या वह तुम मुझे समझा सकती हो? मेरी क्लास मिस हो गई। वो उम्मीद भरी नज़रों से मुबर्रा को देखने लगी। इतनी सी बात है, मैं समझा दूँगी। थैंक यू सो मच, मैं परेशान हो गई थी। चलो कैंटीन में चल कर बैठते हैं। उन दोनों को वहीं जमे देख आरफा ने मुदाखलत की। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चलो, मुस्कुरा कर कहती मुबर्रा इन दोनों के साथ कैंटीन की तरफ चल दी। कुछ देर वहाँ बैठकर खाने पीने और बातों के दौरान उनका इरादा पलवशा के घर जाने का हो गया। अरे मेरा शेर आया है। आसिया लाउंज में बैठी इस वक्त टीवी पर चलता ड्रामा देख रही थी जब सामने से आते और शेर को देखते ही खिल उठी। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम सलाम, कैसे हो? आसिया ने सर खड़े होते उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? उनका हाल पूछता और शेर उनके सामने ही सोफे पर बैठ गया। मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ आज यहाँ का रुख कैसे कर लिया? यकीनन उमर से कोई काम होगा। आसिया की बात पर अर्शर अपनी मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगा। वो वाकई उमर से काम के सिलसिले में मिलने आया था। जी, वो इससे पहले कि वो अपने आने की वजह बताता पलवशा आरफा और मुबर्रा के साथ घर में दाखिल हुई। मामा, ये मेरी क्लास फेलोज़ हैं आरफा और मुबर्रा। सलाम दुआ के बाद पलवशा उनका तारुफ करवाने लगी। आरफा फ़ौरन आगे बढ़कर आसिया के गले मिली, जबकि मुबर्रा वो तो आसिया के साथ मौजूद अर्ध शेर को देखते ही साकित हो गई। कैसा अजीब इत्तेफाक था, किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के सामने ले आती थी। मुबर्रा पलवशा की पुकार पर वो चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जो हुई। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो खुद को संभालती आगे बढ़कर आसिया से मिली। इनसे मिलो, ये अर्ध शेर है, मेरा भतीजा। आसिया मुस्कुराकर अर्ध शेर का तारुफ करवाने लगी। जी, इनसे तो हम मिल चुके हैं। आरफा ने कहते हुए किन अखियों से मुबर्रा को देखा जो कभी अपने बाल ठीक करती तो कभी दुपट्टा। वाकई पहले मिल चुके हो? आरफा की बात पर आसिया और पलवशा ने पहले इसे फिर अर्धशेर को देखा जो बज़ाहिर तो खामोश खड़ा था पर जल्द से जल्द मंजर से हट जाना चाहता था। इस लड़की की मौजूदगी उसे बेचैनी में मुब्तला कर रही थी। जी, इन्होंने हमें लिफ्ट दी थी और ये तो अच्छी बात है। पुप्पा, मुझे उमर से काम था, मैं ज़रा उससे मिलूँ। उनकी ना ख़त्म होने वाली बातों से तंग आकर और शेर ने मुदाखलत की। हाँ, वो अपने कमरे में है। आसिया के बताने पर वो इस बात में सर हिलाता फ़ौरन उमर के कमरे की तरफ बढ़ गया। उधर मुबर्रा इर्द गिर्द का होश बुलाए से जाते हुए देख रही थी जब आरफा ने कोहनी मारकर तंबीह करती नज़रों से घूरा। आओ कमरे में चलकर बातें करते हैं, वहीं तुम टॉपिक भी समझा देना। पलवशा दोनों को साथ लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ी जबकि आसिया किचन की तरफ चल पड़ी ताकि कुछ मेहमान नवाजी कर सकें। हॉस्टल वापस आकर वो दोनों अपने अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। बाकी का सारा वक्त असाइनमेंट की तैयारी में गुजर गया। वो इतनी थक चुकी थी कि अब बस आराम करना चाहती थी। मुबर्रा, एक बात पूछूं? आरफा ने उसे देखते हुए पूछा जो तकिया दुरुस्त करती सोने की तैयारी कर रही थी। हाँ पूछो। अर्शे में ऐसा क्या है कि उसके सामने आते ही तुम इर्द गिर्द का होश बुला देती हो? मुबर्रा से अर्शे के बारे में जानने और आज की मुलाकात के बाद वो पूछे बिना न रह सकी। गो के मुबर्रा ने ज़ैनब से ज़्यादती पंचायत के फैसले के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था सिवाय इसके कि अर्शर और वह एक ही गांव से हैं और वहीं मुबर्रा से पहली मुलाकात में मोहब्बत का शिकार हुई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वो समझ कर भी अनजान बनी। मेरा मतलब यार, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी लड़का तुम्हारा दीवाना हो जाए। फिर तुम्हें अर्शे में ऐसा क्या पसंद आ गया? हालांकि वो आम सी शक्ल और सूरत का मालिक है। आरफा ने उसके सामने बैठते हुए पूछा। मुबर्रा खामोशी से आरफा को देखने लगी। अब वो उसे क्या बताती कि वो अर्शे के चेहरे की नहीं बल्कि उसके किरदार की सीरा जिसने गुनाह की इजाज़त मिलने के बाद भी उसे हाथ तक नहीं लगाया था। और अर्शे वो बाकी मर्दों की तरह चेहरे पर मर मिटने वाला नहीं था। वो तो उससे नफरत करता था, इतनी नफरत कि अपनी नज़रों के सामने उसके चेहरे को देखना तक गवारा नहीं करता था।
क्या वह कहाँ खो गई? इसकी खामोशी पर आरफा ने चिढ़ते हुए पूछा। कहीं नहीं, बस तुम नहीं समझ सकती। मुझे अर्शे के चेहरे से नहीं, उनके किरदार से मोहब्बत है और उनका साथ मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर मैं किसी मर्द की मौजूदगी में खुद को महफूज समझ सकती हैं तो वो सिर्फ अर्शेन है। वो गैर मरई नुक्ते को घूरती उस एक रात में पहुंच चुकी जहां वो और अर्शेन थे। उसके साथ गुजरा हर एक लम्हा मुबर्रा के लिए किसी कीमती साथी से कम नहीं था। जो भी हो, आखिर को वो एक मर्द ही है। मुबर्रा के जवाब पर आंखें घुमाती वो उठकर वापस अपने बेड पर चली गई, मगर जाते जाते उसने मुबर्रा को जताना ज़रूरी समझा। हाँ, मर्द है, पर बाकी मर्दों से अलग है। मुबर्रा धीरे से बड़बड़ाई। कमरे में बेड पर बैठा वो लैपटॉप सामने रखकर अपनी ईमेल चेक कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक देकर रशीदा बेगम अंदर आई। बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। जी बोलें, क्या बात है? क्या आज तुम्हारी पुप्पो ने तुमसे कोई बात की? वो उसके सामने बैठते हुए संजीदगी से पूछ रही थी। वो नहीं चाहती थी उनसे पहले कोई और उनसे अर्शे से बात करे। नहीं तो क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? अर्शे ने लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा और पूरा का पूरा रशीदा बेगम की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम्हें बताया था तुम्हारी पुप्पो आई थी ज़ैनब के निकाह की बात करने। हाँ, तो इसमें मसला क्या है? उमर से बात हुई थी, वो अभी सिर्फ निकाह का कह रहा है। माँ की बात पर वो पुरसुकून लहजे में बोला। ये मसला नहीं है। फिर रशीदा बेगम ने गहरा सांस लेते हुए अर्शे की तरफ देखा। वो आसिया परवशा का निकाह तुमसे करना चाहती है, लेकिन देखो अर्शे, तुम जानते हो ज़ैनब के लिए उमर का रिश्ता कितना ज़रूरी है। तुम्हारे बाबा साईं को भी कोई इतराज़ नहीं, इसलिए इनकार करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। इससे पहले अर्शद कुछ कहता वो उसकी बात काटते हुए बोली। अगर बाबा साईं और आप राज़ी हैं तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है, आप पप्पो को हाँ कर दें। उसे वाकई इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं था जो इस इनकार की वजह बनता। वैसे भी वो अपनी बहन की खुशियों के लिए इतना तो कर ही सकता था। ये तो अच्छी बात है, मैं कल ही आसिया से कह दूँगी वह ज़ैनब के साथ परवशा के निकाह की भी तैयारी कर ले। ज़ैनब, रशीदा बेगम उसका माथा चूमती ही बोली और उठकर कमरे से बाहर निकल गई। उनके जाते ही अर्धशेर वापस लैपटॉप लेकर अपने ऑफिस का काम करने लगा जब अचानक मुबर्रा का चेहरा उसकी नज़रों के सामने आया। उसने फ़ौरन उसके ख्याल को झटक दिया। अगली सुबह रशीदा बेगम ने आसिया बेगम को फ़ोन करके अर्धशेर परवशा के निकाह का अगली सुबह ही रशीदा बेगम ने आसिया को फ़ोन करके अर्शद और परवशा के निकाह के लिए हाँ कर दी, जिससे दोनों घरों में खुशियों की लहर दौड़ गई। हर कोई इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश था। आने वाले कुछ दिनों में दोनों ही घरों में निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ मुबर्रा निदर्शे की तबीयत बिगड़ने पर गाँव चली आई थी ताकि कुछ दिन अम्मा के साथ गुजार कर उनकी खिदमत कर सके। यूनिवर्सिटी से उसने छुट्टियां ली हुई थी। वैसे भी असाइनमेंट वगैरह में मदद के लिए आरफा मौजूद थी। अम्मा आप आराम करें, मैं ज़रा किचन देख लूँ। निदर्शे को दवाइयाँ देने के बाद वो बेड पर लेटाते हुए बोली। मुबर्रा बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम वापस लाहौर चली जाओ। तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। कोई हर्ज नहीं हो रहा। आरफा है मेरी मदद के लिए, आप परेशान ना हो। उसने झुककर उनके माथे पर प्यार किया और फिर कमरे से निकलकर किचन की जानिब बढ़ने लगी कि दफातर बैरूनी दरवाजे की बेल बजी। मुबर्रा ने अपने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ा दिए। जी कौन? सामने खड़े लड़के को देखते उसने पूछा। ये वजाहत शेख के नाम डाक आई है। खाकी लिफाफा मुबर्रा की तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, जिसे उसने शुक्रिया के साथ थाम लिया। लड़के को फारिग करके वो दरवाज़ा बंद करती वापस कमरे की तरफ बढ़ी ताकि लिफाफा अम्मा को दे सके। अब्बा के लिए किसने भेजा है? जहन में उठता सवाल तजस्सुस उसे लिफाफा खोलकर देखने पर मजबूर कर रहा था। क्या हो सकता है इसमें? क्या मैं खोलकर देख लूँ? हाँ, देख लेती। अब्बा ने कौन सा कुछ कहना है? अपना तजस्सुस क्या तो मजबूर होती वो वहीं रुककर लिफाफा खोलने लगी जब अंदर से निकलते शादी के कार्ड ने उसके पैरों तलों से ज़मीन खींच ली। जलील इंसान, मुझे नीचा दिखाने के लिए उसने ये कार्ड भेजा है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। वजाहत शेख चले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में चक्कर काट रहे थे जब हाथ में मौजूद कार्ड को बींचते हुए बोले। उनका गुस्से से बुरा हाल था। सराजुद्दीन ने इनका की तकरीब गांव में रखी थी जिसमें वजाहत शेख की फैमिली को भी मदऊ किया था। वो जानते थे सराजुद्दीन ने जले पर नमक छिड़कने की कोशिश की थी। तब भी जब शहरोज शेख की मौत हुई थी, गाँव में ना रहते हुए भी वो यहाँ की सारी सरगर्मियों से वाकिफ़ थे। मेहरबानी करके मुझ पर रहम करें, मेरे पास एक बेटी ही है जिसे अब मुझ में खोने की हिम्मत नहीं है। निदर शेख बेड पर बैठी दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए बोली। नहीं रहता अगर वजाहत शेख ने अगर गुस्से में आकर सराजुद्दीन को जानी नुकसान पहुंचा दी तो अब की बार उनकी बेटी को वनी होने से कोई नहीं बचा सकता। वो क्या समझता है हमें इसके बच्चों की शादी से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, हम सब जाएंगे ताकि उसे पता चल सके कि वजाहत शेख का तोड़ना इतना अपनी बात मुकम्मल करके वह कमरे से बाहर निकल चुके थे। निदर शेख ने बेटी की तरफ देखा जो खिड़की के पास खामोशी से सर झुकाए बैठी अपने हाथों की लकीरों में न जाने क्या ढूंढ रही थी। इस खबर के मिलने के बाद से उसे चुप लग गई थी।
2 दिन मज़ीद अम्मा अब्बा के साथ गुजारकर वो वापस हॉस्टल चली आई, जहाँ आरफा उसका बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। उसे भी पलवशा और अलशे के निकाह की खबर मिल चुकी थी, जिसके बाद उसे मुबर्रा की फ़िक्र होने लगी थी। इसलिए उसने मुबर्रा से बात करने का सोचा और अब वो सामने बैठी मुसलसल उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। देखो मुबर्रा, मोहब्बत वगैरह सब बेकार है। देखना जब तुम्हारी शादी होगी, चाहने वाला शौहर मिलेगा तो तब तुम्हें अर्दशीर याद नहीं रहेगा। वह उसके हाथों पर दबाव डालते हुए बोली, मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं कैसे समझाऊं अपने दिल को। उसके रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई। वो जब से वापस आई थी बस रोए जा रही थी। मुबर्रा मेरी जान, हमेशा याद रखो ये दुनिया और उस दुनिया की हर चीज़ वक्ती है, ताकि इंसान के जज्बात में मुस्तकबिल में तुम्हें ये मोहब्बत हमाकत से कम नहीं लगेगी। नहीं आरफा, तुमने मोहब्बत नहीं की इसलिए तुम ये सब कह सकती हो, लेकिन मोहब्बत कोई खेल नहीं है जो बार बार खेला जाए। ये बस एक बार देखो, हमेशा याद रखो ये दुनिया और इस दुनिया की हर चीज़ वक्ती है, ताकि इंसान के जज्बात भी मुस्तकबिल में तुम्हें ये मोहब्बत हमाकत से कम नहीं लगेगी। नहीं आरफा, तुमने मोहब्बत नहीं की इसलिए तुम ये सब कह सकती हो, लेकिन मोहब्बत कोई खेल नहीं है जो बार बार खेला जाए। ये बस एक बार होती है, अगर गुनाह मिले तो सारी ज़िंदगी का रोग बन जाती है। फिर चाहकर भी इंसान किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाता। मुबर्रा तो शेर को बोलने की बात पर ही तरफ उठी थी। आरफा नफ़ी में सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। वो इसे समझाते समझाते अब थक चुकी थी। इंसान सारे शौक़ पाल ले, लेकिन मोहब्बत का रोग ना पाल ले। ज़ोर से बुड़बुड़ाती हुई वो वॉशरूम में चले गई। उसके जाते ही मुबर्रा के रोने में मज़ीद तेज़ी आ गई। अब बस भी कर दो मुबर्रा, कब तक यूँ खामोश रहना है। आज सारा वक्त सबको तुम्हारी तबीयत ख़राब होने का झूठ बोल बोल कर थक गई मैं तो। हर कोई पूछ रहा था तुम इतनी खामोश क्यों हो। उसके साथ कॉरिडोर से गुजरते आरफा चिढ़कर बोली, तो तुमसे किसने कहा झूठ बोलने को। मुबर्रा भी उसी के अंदाज में कहा। निकाह की खबर के बाद से वो ऐसी ही चिड़चिड़ी हो गई थी। ज़्यादातर खामोश रहती, पर जब बोलती तो काट खाने को दौड़ती। हाँ तो क्या सच बता देती कि तुम खामोश हो जाओ, सामने पलवशा खड़ी है। मुबर्रा उसकी बात काटती तेज़ी से बोली, साथ ही पलवशा की तरफ देखा जो किसी लड़के के साथ खड़ी बातें कर रही थी। उनके करीब जाते ही वो लड़का फ़ौरन वहाँ से चला गया। कैसी हो पलवशा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें निकाह। थैंक्स, पलवशा संजीदगी से बोली। उसके निकाह की खबर सारे डिपार्टमेंट को मिल चुकी थी, मगर हैरत की बात यह थी कि उसने किसी को भी अपने निकाह की दावत नहीं दी थी, बल्कि ये कहकर माजरत कर ली कि निकाह सादगी से हो रहा है। जबकि मुबर्रा जानती थी कि निकाह की तकरीब कितनी धूमधाम से रखी गई है। गांव के करीबन हर फर्द को मदऊ किया गया है, मगर अपने गम में मुबर्रा ने इस तरफ तवज्जो ना दी। अच्छा मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। एक दो और बातों के बाद पलवशा कहती हुई वहाँ से निकल गई। वैसे भी यूँ टाइम ऑफ होने वाला था, तुम दरवाजे तक चलो, मैं ज़रा लाइब्रेरी से हूँ आऊँ। आरफा घड़ी में वक्त देखते हुए इजलत से बोली, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम गेट पर मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आई। आरफा कहती हुई लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई, जबकि मुबर्रा ने अपने कदम मेन गेट की तरफ बढ़ा दिए। वहाँ पहुँचते ही उसे सामने गाड़ी से टेक लगाया शेर खड़ा नजर आया, जो यकीनन पलवशा को पिक करने आया था। मुबर्रा के कदम बेख्तियार उसकी जानिब बढ़े। कैसे हैं आप, वो उससे पूछना चाहती थी कि उसे किस बात की सज़ा दी जा रही है। क्या शहरोज शेख की बहन होना उसका कसूर था, या मोहब्बत करना कि सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान बनकर रहा था। मगर फिर भी कुछ भी पूछने से पहले उसने ये पूछा, क्यों तुम अर्शे जो उसे सुनाने का इरादा रख रहा था। मुबर्रा की तरफ देखते ही साकित हो गया। क्या कुछ नहीं था उसकी आंखों में, शिकवे, गिले, अकीदत, मोहब्बत। अपने नाम की तहमत लगाकर वो खुद किसी और से शादी कर रहा था। क्यों इतनी नफरत तो शेरोज शेख इस दुनिया में नहीं था, उसकी बहन का घर भी बसने जा रहा था। फिर मुबर्रा को क्यों ताउम्र की सज़ा सुनाई गई। अर्दशेर को इस वक्त अपनी नफरत बेमायनी सी लगने लगी। मुबर्रा चले, पीछे से आती आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर उस तरफ देखा जहाँ आरफा खड़ी संजीदगी से उन्हें देख रही थी। हाँ चलो। इस समय मुबर्रा को हर लफ्ज़ बेमायनी लगने लगा। वक्त गुजर चुका था, वह किसी और का होने चाह रहा था। मुबर्रा खामोशी से आरफा के साथ आगे बढ़ गई और अर्दशेर वो वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा, जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गई। निकाह से कबल कई बार उसे अवजाज शेख की कॉल आ चुकी थी, जिन्होंने उसे खास ताकीद की थी कि निकाह में शिरकत होने की। ये अब उनकी अना का मसला बन चुका था। वो सराजुद्दीन पर वाज़ह कर देना चाहते थे कि उन्हें उनकी खुशियों से कोई ख़ास सरोकार नहीं है। दूसरी तरफ मुबर्रा ने खुद को समझा लिया था कि ये मोहब्बत उसका अपना मसला है। शेर का इसमें कोई कसूर नहीं, वो तो उससे नफरत करता था, उसने कभी उससे कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी। फिर कैसा शिकवा और कैसी शिकायत। वो गांव के लिए रवाना हो चुकी थी, बस फ़र्क इतना था इस बार उसके साथ आरफा मौजूद थी, जो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्या ज़रूरी है निकाह में शिरकत करना। घर पहुंचकर मुबर्रा के अम्मा अब्बा से मिलने के बाद अब वो सफ़र की थकान उतारने के लिए कमरे में आराम कर रही थी, जब आरफा उसकी तरफ करवट लेते हुए बोली, हाँ बाबा सही चाहते हम जाएं और मैं इनकार नहीं कर सकती। मुबर्रा उठकर बैठ गई। बेचैनी इतनी थी कि 2 घड़ी आराम भी
नहीं कर पा रही थी। मुबर्रा सब्र करो, देखना है कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई आएगा जो तुमसे इतनी मोहब्बत करेगा कि तुम मजबूर हो जाओगी इस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने के लिए। और तब अर्धशेर अगर तुम्हें याद रहा भी तो उसकी मोहब्बत दम तोड़ चुकी होगी। आरफा एक बार फिर उसे समझा रही थी। मुबर्रा ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक ही तो कह रही थी वो, दुनिया की हर चीज़ का नामुल बदल होता है, इंसान बदल जाता है तो जज्बात वही कैसे रह सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो, शायद एक दिन मैं अर्धशेर को भूल जाऊं, तब कोई और यहाँ वो अटक गई। कोई और क्यों, अर्धशेर क्यों नहीं? उसका जब्त जवाब देने लगा। इससे पहले कि वो बिखर जाती तेज़ी से उठकर वॉशरूम में चली गई। पीछे आरफा अफसोस करती उसके हक में दुआ करने लगी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा वो अपनी शेरवानी के बटन बंद कर रहा था जब उसने एक नज़र आईने पर डालकर अपनी तैयारी का जायज़ा किया। ब्लैक शेरवानी उस पर खूब जच रही थी। उसके चेहरे की संजीदगी और रौब उसकी बरदाला वजाहत में मजीद चार चार लगा रहे थे। खुद को आईने में देखता वो हाथ में घड़ी पहनने लगा कि अचानक मुबर्रा का चेहरा उसकी नज़रों के सामने लहराया। मेरा कसूर नहीं है, मैंने उसे कोई उम्मीद, कोई इशारा नहीं दिया था। अर्धशेर ने खुद को बावर करवाया। कई बार खुद से ये कह चुका था। मुबर्रा के लिए भी उसे दुख हो रहा था, पर यह भी सच था, वो कसूरवार तो नहीं था। मुबर्रा की मोहब्बत को अपना नहीं सकता था। एक का दिल रखने के लिए वो सबके दिल नहीं तोड़ सकता था। वो जानता था सराजुद्दीन कभी मुबर्रा को कबूल नहीं करेंगे। ज़ैनब का रिश्ता भी खतरे में पड़ जाएगा। और पलवशा, इस सब में उसका क्या कसूर है? मुझे माफ़ कर देना लड़की, तुम बहुत मासूम हो, पर तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को मैं कबूल नहीं कर सकता। ज़ेरे लब बुरबुराता वो मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर निकल के उसे सारम की कॉल आ रही थी कि मेहमान पहुंच चुके थे, वो भी तैयार होकर नीचे आ जाएं। 4 साल बाद सराजुद्दीन का घर एक बार फिर से जगमगा उठा। निकाह की तकरीब अपने अरूज पर थी। सारे इंतजामात बेहतरीन तरीके से किए गए थे। सामने स्टेज पर मौलवी साहब उमर और ज़ैनब का निकाह पढ़ रहे थे। स्टेज पर मौलवी साहब उमर और ज़ैनब का निकाह पढ़ा रहे थे। इसके बाद अर्धशेर और पलवशा का निकाह होना था। हर कोई दुल्हन की तारीफ करते नहीं थक रहा था। 16 साल की दुल्हन बनी ज़ैनब पर टूटकर रो पाया था। क्या देख रही हूँ मुबर्रा? आरफा ने उसे देखते हुए पूछा, जो जामुनी रंग के फ़राक जेब तन किए खामोश बैठी सामने ज़ैनब को देख रही थी। कितना फ़र्क था दोनों के नसीबों में। सामने बैठी लड़की ज़्यादती का शिकार हुई थी, फिर भी आज वो मोहब्बत का ताज सर पर सजाए किसी की बीवी बन गई थी और वो उसके साथ ज़्यादती नहीं हुई थी। इसके बावजूद अर्धशेर के नाम की तहमत उस पर लग चुकी थी। कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था और वो किसी को कैसे यकीन दिलाए कि आज भी उसकी इज्जत महफूज थी। मुबर्रा, क्या हुआ? आरफा ने उसे खामोश पाकर उसका कंधा हिलाया। उसे वो ठीक नहीं लग रही थी। मैं ठीक हूँ आरफा, फिक्र मत करो। मुबर्रा ने उसे तसल्ली देते हुए सामने देखा जहाँ उमर और ज़ैनब का निकाह हो चुका था। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। हर तरफ खुशी का समा था। जब यकदम आसिया घबराती हुई वहाँ आई और शाह खान के काम में झुककर कुछ कहने लगी। ज़रा सी देर गुजरी थी कि अचानक स्टेज का माहौल बदल गया। अर्धशेर और उमर उठकर घर के अंदर बढ़े, जबकि सराजुद्दीन खड़े शाहिद खान से कुछ कह रहे थे। अंदाज काफ़ी बरहम था। ये क्या हो रहा है बाबा साईं? आरफा और मुबर्रा ने सवालिया नज़रों से सामने बैठे वजाहत शेख से पूछा, जो खुद भी मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं देख कर आता हूँ। वो उठकर वहाँ से चले गए ताकि खबर ले सके कि मामला क्या है। अम्मा, अभी मुबर्रा निद्र शेख की तरफ मुड़ती के तभी 2 औरतें उनके टेबल के करीब चली आई। हाय निद्र, सुना तुमने? अर्धशेर की दुल्हन भाग गई किसी लड़के के साथ। तोबा तोबा, क्या ज़माना आ गया आजकल के लड़के लड़कियाँ। उफ। उनमें से एक औरत कानों को हाथ लगाते हुए बोली। फिर यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सारे मेहमान आपस में चाय मगोइयाँ करते तरह तरह की बातें करने लगे। वो औरतें भी निद्र शेख से मज़ीद कुछ कह रही थीं, जबकि मुबर्रा और आरफा साकत बैठी एक दूसरे को देखने लगी। कहीं ये वो लड़का तो नहीं जिसके साथ पलवशा अक्सर यूनिवर्सिटी में दिखाई देती थी। आरफा की बात पर मुबर्रा को याद आया पलवशा ने किस तरह बेतासुर चेहरे से निकाह की मुबारकबाद वसूल की थी। उसके चेहरे पर खुशी की कोई रमक नहीं थी और वो लड़का उनके करीब जाते ही वहाँ से चला गया था। तभी पलवशा ने यूनिवर्सिटी में किसी को निकाह की दावत नहीं दी, क्योंकि वो पहले ही भागने का प्लान बना चुकी थी और मुबर्रा की दूरी बात को आरफा ने मुकम्मल किया था। जब तुम जानती थी तुम्हारी बेटी किसी और को पसंद करती है, तो फिर तुमने ये रिश्ता क्यों तय किया? सराजुद्दीन आसिया पर बरसते हुए बोले। वह सब इस वक्त घर में जमा थे। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। बाहर मेहमान मौजूद है तो तरह तरह की बातें कर रहे थे। मुझे क्या मालूम था भाई वो इतना बड़ा कदम उठाएगी। मैं तो शाहिद के कहने पर रिश्ता लेकर आपके पास आई थी। आसिया रोते हुए बोली। शाहिद खान का सर मज़ीद झुक गया। उमर का भी हाल यही था, जबकि ज़ैनब और सारम, रशीदा बेगम सब संभाल रहे थे, जिन्होंने
रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। पर अर्शे इस समय एक वही था जो पुरसकून खड़ा था। उसके नज़दीक परवशा इतनी कसूरवार नहीं थे जितने आसिया और शाहद खान। अगर उनकी बेटी किसी को पसंद करती थी तो उसे पूरा हक हासिल था कि उसकी पसंद का एहतराम किया जाए, ना कि ना का मसला बनाकर ज़बरदस्ती शादी की जाए। तुम दोनों ने मुझे कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अब क्या जवाब दूंगा मैं लोगों को। सराजुद्दीन वहीं सर पकड़ कर बैठ गया। जब वजाहत शेख की आवाज़ पर सबने चौंक कर उनकी तरफ देखा। क्या तुम मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाओगे? सराज मुबर्रा जो बाप को ढूंढती हुई अंदर आ रही थी, वजाहत शेख की बात सुनकर उसके कदम वहीं साकित रह गए। क्या तुम इस दुश्मनी को ख़त्म करके मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहोगे? वजाहत शेख ने एक बार फिर पूछा। सब खामोश करे उन्हें देख रहे थे। जब सराजुद्दीन अपनी जगह से उठकर उनके सामने आए, तुम्हें लगता है मैं तुमसे कोई रिश्तेदारी जोड़ना चाहूँगा? मैं जानता हूँ सराज, जो हुआ वो गलत था, पर पंचायत के फैसले पर तुमने अपना बदला ले लिया, जिसकी सज़ा आज तक मेरी बेटी काट रही है। बाप की बात पर बेख्तियार मुबर्रा की नज़र अर्शे की तरफ उठी, जो उसे ही देख रहा था। उसका दिल चाहा सबको बताए उस रात उसके साथ कुछ नहीं हुआ था, पर अर्शे की तंबी करती नज़रें उसे खामोश रहने पर मजबूर कर रही थी। तुम खुद भी बाप हो, समझ सकते हो औलाद का दुख। अगर उमर तुम्हारी बेटी से शादी ना करता तो मेरी तरह तुम भी उसकी खुशियाँ देखने को तरसते रहते। वजाहत शेख ने कहते हुए एक बार सराजुद्दीन के सामने हाथ जोड़ दिए। मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो, वरना अर्शे के नाम की तोहमत कभी उसे उसका घर बसने नहीं देगी। बाबा साईं मुबर्रा का दिल चाह पुरपुर। उसने भला कब चाहा था कि सबके सामने उसके बाबा साईं यूँ झुक जाएं। सराजुद्दीन ने एक नज़र वजाहत शेख के जुड़े हाथों पर डाली और फिर मुबर्रा को देखा जो बाप के लिए रो रही थी। उन्हें उस पर तरस आया। भाई की किए की सज़ा वो मासूम भुगत रही थी। 4 साल पहले एक फ़ैसला पंचायत ने किया था और 4 साल बाद एक फ़ैसला सराजुद्दीन ने करना था, जो एक बार फिर उस लड़के की ज़िंदगी को बदलने वाला था। सराजुद्दीन आगे बढ़े और वहाँ वो हुआ कि सभी लोग हैरत से गूंग रह गए। सराजुद्दीन ने वजाहत शेख को गले से लगा लिया। वजाहत, क्या तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से करके मेहमानों के सामने मेरा सर झुकने से बचा सकते हो? अगर वजाहत शेख उनके सामने झुके थे तो वो भी बड़ापन दिखाते हुए मुबर्रा का हाथ मांगकर उन्हें इज्जत बख्श रहे थे। अगर अर्शे बेटे को कोई इतराज़ नहीं तो मुझे खुशी होगी अपनी बेटी को तुम्हारे घर की बहू बनाते हुए। अब सबकी नज़रें अर्शे की तरफ उठी, जो सबको अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर गड़बड़ा उठा। जो बाबा साईं का फ़ैसला, मुझे इतराज़ नहीं। वो जल्दी से बोला। चलो फिर तय हुआ, मुबर्रा हमारे घर की बहू बनेगी। अब सब यहाँ का क्या खड़े हो जाओ, जाकर निकाह की तैयारी करो। सराजुद्दीन के कहते ही सब फ़ौरन घर से बाहर निकले ताकि निकाह ख्वाह और मेहमानों को इस नई तब्दीली से आगाह कर सकें। अब वहाँ सिर्फ सराजुद्दीन, मुबर्रा व वजाहत शेख रह गए थे। सराजुद्दीन दोनों बाप बेटी को अकेले में बात करने का वक़्त देते वहाँ से चले गए। बाबा साईं मुबर्रा वजाहत शेख के सामने आए। मैं जानता हूँ बेटी तुम अर्शे को पसंद करती हो। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की बातें सुन ली थी। बाप की बात पर उसने शर्मिंदगी से सर झुका दिया। इसमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी 4 साल पहले मैंने बेटे की खातिर तुम्हारे साथ ज़्यादती की थी, पर अब मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ ज़्यादती नहीं करूँगा। अगर मुझे सराजुद्दीन के सामने नाक भी रगड़नी पड़ी तो अपनी बेटी के लिए वो भी कर जाता। बेटे की मौत के बाद वजाहत शेख को अपने सब गुनाहों का एहसास हो गया था और उन्हें मुबर्रा के सर पर हाथ फेरा। वो बाप के गले लगती फूट फूट कर रोने लगी। चलो बस करो, आओ तुम्हारी अम्मा और सहेली को तुम्हारे निकाह की खबर देते हैं। देखना तुम्हारी अम्मा खुशी के मारे अपनी सारी बीमारी भूल जाएगी। वजाहत शेख की बात पर मुन्नम आंखों से मुस्कुराती उनके साथ चल पड़ी, जिसके बाद फिजा में अर्शे मुबर्रा के निकाह की मुबारकबाद गूंज उठी। आरफा तो इस काया पलट पर हैरान थी। वो यहाँ मुबर्रा को हौसला देने आई थी और अब बैठकर उसके निकाह के छुआरे खा रही थी। 1 साल बाद उनकी शादी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे, जिसमें इधर उधर की दावतों से फारिग होकर अर्शे इसलिए फ़ौरन शुमाली इलाका जात पहुँच गया था अपने हनीमून के लिए। इस वक्त भी दोनों हंजा के मुख्तलिफ मकामात अच्छी तरह घूम फिरने के बाद अपने के पास बनी छोटी छोटी पहाड़ियों में से एक पर बैठे थे, जब दूर उफ़क़ पर उड़ते परिंदों को देखते हुए मुबर्रा ने गर्दन मोड़कर अपने से चंद फासले पर बैठे अपने बाकिरदार शरीक सफ़र को देखा और फिर धीरे से अपना सर उसके शाने पर टिका दिया। अर्शे ने मुस्कुराते हुए इसके गिर्द बाजुओं का हिसार खींचा। अर्शे, मैं पता है मेरा दिल करता है मैं सबको बता दूँ, उस रात कुछ नहीं हुआ था। अपने लिए नहीं बल्कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई जना जैसे गुनाह के साथ आपका नाम जोड़ता है। अर्शे के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाती वो धीरे से बोल रही थी। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुबर्रा, मेरा अल्लाह हमारे हाल से वाकिफ़ है, हमें किसी और को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अर्शे ने अक्सर कहा हुआ जुमला फिर दोहराया। मुबर्रा जब भी सबको बताने का कहती वो यही ही जुमला कहकर बात ख़त्म कर देता। वैसे आज सुबह ज़ैनब की कॉल आई थी, बता रही थी परवशा अपने शोहर के साथ फिर आई थी, मगर इस बार भी आसिया पुप्पो और शाहद अंकल ने उसे माफ़ नहीं किया। आपको नहीं लगता उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? उसने ज़रा सा चेहरा उठाकर अर्शे की राय लेनी चाहिए।
उनका मामला है, वो बेहतर जानते होंगे, मैं उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वह सरसरी लहजे में बोला। मुबर्रा जांचती नज़र से उसके तासुरात देख रही थी। वो जानना चाहती थी परवशा के नाम पर वो कैसे रिएक्ट करता है। ऐसे मत देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। परवशा के जिक्र से वो देख तो सामने रहा था, पर खुद पर जमी मुबर्रा की नज़रों को अच्छे से महसूस कर सकता था। आपने कहा करने वाले थे उससे, वो उनका पर जोर देते हुए बोले। किया तो नहीं? वो भी दो बुदू बोला। हाँ, आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं उससे निकाह ज़ैनब की खुशी के लिए कर रहा था, मोहब्बत में नहीं। अब के अर्शे का अंदाज डपटने वाला था। वो मुबर्रा मुँह बनाती वापस और उसके शाने पर रखते हुए सामने देखने लगी। वैसे बाबा साईं को ज़ैनब की रुखसती भी हमारे साथ कर देनी चाहिए थी। बेचारे उमर भाई, उन्हें देखकर मुझे तरस आ रहा था। लो जी, अब मोहतरमा को उमर और ज़ैनब की फ़िक्र सताने लगी। अर्शे ने आंखें घुमाते हुए उसके गिर्द इज़ार मज़ीद तंग किया। ज़ैनब अभी पढ़ रही है, वरना उमर की तो पूरी कोशिश थी हमारे साथ ही ज़ैनब की रुखसती करवा लें। उमर की हालत सोचते हुए अर्शे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे खुशी थी कि परवशा के वाक़े ने ज़ैनब की ज़िंदगी को मुतासिर नहीं किया। हाँ, पर वो कितने उतावले, बस हम यहाँ अपने हनीमून पर आए हैं, सबके मसलों पर नज़रसानी करने नहीं। वो चीर कर बोला। मोहतरमा को सबकी फ़िक्र थी सिवाय एक शोहर के। आपसे तो बात ही करना बेकार। मुबर्रा उसी के अंदाज में कहती सीधी होकर बैठ गई। अर्शे ने किन अखियों से इसे देखा। इस गुजरे 1 साल में ये लड़की उसे कितनी अजीज़ हो गई थी कि अब एक लम्हा भी इसके बगैर अधूरा लगता था। अच्छा, एक बात पूछूं? वापस उसी पोजीशन में आते हुए मासूमियत से अर्शे को देखने लगी। नहीं, उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई। जानता था मैडम मुंह फुलाकर बैठ जाएंगी। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती ना? न जाने क्या सोचकर वो आज बोल उठी, और जब बोली तो आवाज़ भरा गई थी। पागल लड़की, किसने कहा मोहब्बत नहीं? हाँ, मैंने निकाह बाबा साईं के कहने पर ज़रूर किया था, पर इस 1 साल में तुम मेरे दिल में इस मुकाम पर पहुंच चुकी हो जहां से वापसी मुमकिन नहीं। अगर तुमने कभी अपनी जगह छोड़ने का सोचा भी तो मेरी सांसों का तसलसल टूट जाएगा। मुबर्रा का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर अर्शे उसकी आंखों में झांकता अपने दिल का हाल बता रहा था। मोहब्बत का इजहार करने के साथ साथ वो इस लड़की के तमाम शक व शुबात को ख़त्म कर देना चाहता था। तुम आज जान लोगे कि मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम पहली लड़की और आखिरी मोहब्बत हो। तुमसे पहले ये दिल ना किसी के लिए दरका है, ना ही कभी दरकेगा। मोहब्बत से कहता हुआ उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त करने लगा। मुबर्रा ने पुरसुकून होते हुए उसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद लीं। जो उस एक रात की असीर हो चुकी थी, अपनी ज़िंदगी अब सारी ज़िंदगी के लिए अर्शे की कैद में रहना चाहती थी। हम जो मोहब्बत के फ़कीर थे कि तेरे ही मरीज़ थे। हमें तलब थी फ़कत तेरी के हम एक रात के असीर थे।